19 जून 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे बात होगी सेम सेक्स कपल की मैरिज के बारे में। देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स को अपना टैसिट अप्रूवल दे दिया है। अब बीइंग अ गे और बीइंग अ लेस्बियन इन इंडिया इज नॉट अ क्राइम, ठीक है भाई। लेकिन इंडिया का जो सोशल कल्चर है, जो सोशल फैब्रिक है, वो कहीं ना कहीं मैरिज को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, शादी को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो जब ये सेम सेक्स मैरिज वाला सवाल दिल्ली हाई कोर्ट के पास आया पिछले महीने, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार इस पर्टिकुलर इशू को अवॉइड करना चाहती है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि भारत सरकार ये जो कपल्स हैं, ये जो गेज हैं, इनके लिए कुछ करना नहीं चाहती, लेकिन इस प्रकार के जो टफ डिसीजंस होते हैं ना, जहां पे आप एक पर्टिकुलर लॉ के थ्रू सेम सेक्स मैरिज को बिल्कुल ही लीगलाइज कर दो, तो ये इश्यूज इंडिया जैसे कंजर्वेटिव देश में ना बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि थोड़े अलग नजर आते हैं। इट लुक्स डिफरेंट। अब आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यूपीएससी की तैयारी में तो एक नॉर्म है कि भाई कहीं ना कहीं आप प्रोग्रेसिव होने चाहिए। लेकिन अब ऑब्वियस बात है कि सब लोग तो सोसाइटी में उतने प्रोग्रेसिव है नहीं, तो सबको थोड़ा ये अजीब लगेगा, और सरकार सबको सोच के चलती है। तो इस रिस्पेक्ट में दुनिया भर के एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे। मनु नाज शुन मुगादो सुंदरम जी ने, सॉरी फॉर माई रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, और इन्होंने बोला है कि भाई देखिए, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ह्यूमन राइट्स को अगर आप देख के चलो, तो अब सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर देना तुरंत एक लॉ के थ्रू कि हाँ भाई ये शादी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से बैंड बाजे बारात के साथ एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है और हमने वो सोशली एक्सेप्ट कर लिया है, तो लेस्बियंस और गेज और क्वियर मैरिज को भी हमें यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसके दुनिया भर के जो इंस्टेंसेस है वो भी यहाँ पे ऑथर ने बता रखे। मैं कहूँगा आज का सबसे अच्छा आर्टिकल, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसी आर्टिकल में दे रखी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, व्हाट नीड्स टू बी डन विद वैक्सीन, मैं डिस्कस करूंगा इस आर्टिकल को, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इस आर्टिकल में कुछ भी नया नहीं है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस आर्टिकल। ओके, वही रिपीटेड बातें हैं, कुछ भी न्यू नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, अब आज ज़्यादा आर्टिकल तो है नहीं, तो डिस्कस तो करेंगे ही। फिर रिसेंटली एक जेनेवा समिट हुई है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच में और रशियन काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन के बीच में। अब ऑब्वियस सी बात है, रशिया और यूएस के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे तो चल नहीं रहे, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि चूंकि दोनों लीडर्स बैठ के आमने सामने बात कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत तो यहाँ पे रिश्ते एक्स्ट्रा अच्छे होंगे। और फिर यहाँ पे फेयर असेसमेंट की बात हो रही, ये मैंने कल ही आपको बताया था कि 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के नंबर पे आपके सीबीएसई के 12वीं क्लास के फाइनल रिजल्ट तैयार होंगे। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब पैंडेमिक की सिचुएशन सही हो जाएगी, तो लोग अलग से फिर से 12वीं क्लास का एग्जाम देके अपने नंबर सुधार सकते हैं, अगर उनको लगता है कि अभी के लिए जो उनके नंबर आएंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम के हिसाब से जहाँ पे वो एग्जाम नहीं दे रहे हैं, वो अगर अच्छे नहीं है तो। फिर दुनिया भर में कहीं ना कहीं पैंडेमिक के चलते एग्जाम नहीं हुए, तो दुनिया भर के बोर्ड जिस प्रकार से भी नंबर्स दे रहे हैं बच्चों को, उसके ऊपर काफ़ी डिस्प्यूट उठ रहा है। जैसे यूके में जो इन्फ्लुएंशियल पेरेंट्स है, जो अमीर पेरेंट्स है, वो स्कूलों पे लीगल डिस्प्यूट की धमकी देके बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे के मार्क्स अच्छे करो, नहीं तो तुम्हारे एवेल्यूएशन सिस्टम के खिलाफ हम केस ठोक देंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें पूरी दुनिया में हो रही हैं। तो इंडिया के अंदर एक्चुअली में इस प्रकार का प्रॉब्लम्स कम हो, तो प्रॉपर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड ने किसी बच्चे को कुछ परसेंटेज नंबर दिए, और कल की डेट में वो बच्चा या उसके पेरेंट्स खुश नहीं है उस परसेंटेज नंबर से, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक लीगल डिस्प्यूट करेंगे। तो ऐसे केसेस में एक ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया होना चाहिए, क्राइटेरिया तो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, और एक प्रॉपर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर कोई अपने नंबरों से खुश नहीं है तो ठीक है भाई, उसके कंसर्न्स को पूरा करने के लिए भी कुछ अरेंजमेंट्स हो। तो ये आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सुधांशु कुमार ने हमको ज्वाइन किया। सुधांशु कुमार का ये सेकंड मंथ है एज ए मेंबर, वेलकम सुधांशु। राहुल राधाकृष्णन ने हमको ज्वाइन किया है। नूने त्रिवेणी मुदिराज ने ज्वाइन किया है, ये इनका 5th मंथ है एज ए मेंबर, ऑलमोस्ट ये 4 महीने से ऑलरेडी मेंबर हैं। पुष्पलता कुमारी ने हमको ज्वाइन किया है। डीएपी वीडियोस ने ज्वाइन किया है, और निकिता साहू ने ज्वाइन किया है। तो थैंक यू निकिता, डीएपी, पुष्पलता, नूने त्रिवेणी मुदुराज, राहुल राधाकृष्णन, सुधांशु कुमार, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। खासकर वो लोग जो कि रिकरेंट तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, लंबे समय के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, इट्स अ बिग हेल्प फ्रॉम दीज पीपल। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल फ्रेंड्स। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये लगता है, क्योंकि देखिए बहुत अलग सी चीज़ें तो मेंबर्स को प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, उसके बावजूद भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो दैट मीन्स देर इज समथिंग कि आपको हो सकता है मेरी वीडियो से फ़ायदा लग रहा हो। आगे आने वाले समय में मेंबर्स के लिए कुछ लाइव स्ट्रीमिंग टाइप की चीज़ें, कुछ स्पेसिफिक वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए तो मेरा टारगेट है कि मैं पहले कोर्स को ढंग से ख़त्म कर दूं, जैसे कोर्स खत्म होगा कुछ अलग भी किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि स्पेक्ट्रम मीडवेल, सॉरी, सतीश चंद्रा की मीडवेल हिस्ट्री की कल
2 वीडियोस और अपलोड हुई हैं। लगभग 17 या 18 वीडियोस सतीश चंद्रा की मीडियल हिस्ट्री में अपलोड हो चुकी हैं। आज 3 वीडियोस और अपलोड होंगी। तो मैं आपसे बोलूँगा कि एक बार सतीश चंद्रा की बुक आप चाहें तो देख लें। आपको हो सकता है यूज़फुल लगे, हो सकता है आप कहीं पे कोचिंग कर रहे हो और आपको यहाँ पे सतीश चंद्रा या मीडियल हिस्ट्री की ज़रूरत ना हो, बट फिर भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। हो सकता है कि भाई आपको जो चीज़ भी मैंने पढ़ाई है वो अच्छी लगे। बाकी और भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं रमेश सिंह के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। एनसीईआरटी 6 से 12 की वीडियोस बन रही हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अपने वहाँ पे डाउट्स भेज सकते हैं, समय लगने पे मैं उनको जरूर डिस्कस करूँगा। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिया इज लुकिंग बियॉन्ड द बाइनरी टू अ स्पेक्ट्रम। अ डिले इन द प्रोविजन ऑफ मैरिज राइट्स टू सेम सेक्स कपल्स वुड फॉल फाउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जजमेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि पिछले महीने ही दिल्ली हाई कोर्ट में ये सेम सेक्स मैरिज वाला किस्सा पहुंचा और यहाँ पे जब यूनियन गवर्नमेंट से पूछा गया कि भाई आप इन पर्टिकुलर पर्सन्स की, मतलब क्वेयर की बात कर लीजिए या फिर आप ये लेस्बियन और गेस की बात कर लीजिए, तो इनकी मैरिज के रिस्पेक्ट से आप क्या नियम कानून लेके आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इस सवाल को अवॉइड कर रहे थे और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एक रिक्वेस्ट की है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कि आप इस मैटर को एडजर्न कर दीजिए, क्योंकि ये मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इनका ये कहना है कि भाई ये जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 की चल रही है उसके चलते हमारे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। अभी ये मैटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। तो इस रिस्पेक्ट में ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि भाई कोविड-19 के केसेस को बोल के और कहीं ना कहीं इस मैटर को इंपॉर्टेंट ना बोल के यूनियन गवर्नमेंट इज बीइंग इनसेंसिटिव टू पर्सन्स हु आर इन सेम सेक्स और क्वेयर रिलेशनशिप्स। कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि भाई अगर दो लोग किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो अगर उनकी शादी हो गई होगी तो कहीं ना कहीं उनको सोशल एक्सेप्टेंस ज़्यादा अच्छी दी जाएगी। अब कहीं ना कहीं मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़े से सबर्बन इलाके में चले जाओ या फिर लखनऊ जयपुर इस प्रकार के शहरों में भी चले जाओ तो कहीं ना कहीं एक मैरिड कपल को इंपॉर्टेंस दी जाती है और एक अनमैरिड कपल को थोड़ा सा शक की निगाहों से देखा जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए बट ऐसा होता है। अब यहाँ पे बात यह है कि सेम सेक्स चीज़, जैसे कि ये गे है या ये लेस्बियन है या क्वेयर है, ऐसे केसेस में थोड़ा सा अजीब और थोड़ा सा अलग लगता है। अजीब तो नहीं बोलना चाहिए बट अलग लगता है, क्योंकि हम लोग एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में पले बड़े हैं और नेचर के हिसाब से देखा जाए तो हमें ये समझाया गया है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये हमें समझाया गया है कि देयर इज अ रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन। बट बात यह है कि ये नेचर के हिसाब से सही नहीं है। ये जो गेज हैं, ये जो लेस्बियंस हैं, क्वेयर रिलेशनशिप्स हैं, ये जब से दुनिया है तब से यही है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि दिस इज अगेंस्ट नेचर, वो उनका तरीका है काम करने का। ओके, एंड वी आर नो वन टू इंटरफेयर इन देयर पर्सनल स्पेस। ये बात एज एन इंडिविजुअल हमको समझनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं हम ये बात समझ नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हम कल्चर का और अपने दिमाग का झंडा उठा के चलते हैं कि नहीं भाई ये तो गलत है, ये कैसे हो गया। इस प्रकार की चीज़ें देखिए नहीं होनी चाहिए। अब एज अ सिविल सर्वेंट हो सकता है मेरी या आपकी, मतलब आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, कोई कल की डेट में बन गया, तो उस केस में हो सकता है कि ये लगे कि अरे भाई हम थोड़ा प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस ले आए, लेकिन हर किसी का ये प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस नहीं है। आप अपने घर पे चले जाओगे तो घर में जो चाची और बुआ होती हैं, अरे पता है उनका लड़का शादी नहीं कर रहा है, ऐसा होगा कुछ, तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। बहरहाल हमें इसकी तरफ सेंसिटिवनेस रखनी है, क्योंकि समझिए ये उनकी प्राइवेसी है। अब आप खुद सोचो, आपसे कोई पर्टिकुलर पर्सन आके बोले कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, मान लो जबरदस्ती आप कोई काम नहीं करना चाहते और आपसे कोई काम करवाने को बोले, तो आपका दिमाग नहीं खराब होगा। नॉर्मल केसेस में एक लड़का या लड़की शादी नहीं करना चाह रहा है और उससे बोले कि नहीं भाई तुम शादी करो, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, कहेगा यार मैम मेरे को छोड़ो भाई, मेरे को मेरे हिसाब से काम करने दो। मुझे तो बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस भी आते हैं ऐसे कि सर घर वाले बहुत फोर्स कर रहे हैं। ऐसे केसेस में अगर एक लड़का एक लड़के शादी करना चाहता है और एक लड़की की लड़की शादी करना चाहता है, तो देखिए इससे किसी दूसरे को तो सोसाइटी में नुकसान है नहीं, वो अपनी शादी कर रहे हैं, अपना घर में रह रहे हैं, किसी पे क्या फर्क पड़ेगा। इसको कहीं ना कहीं हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वैसे तो देखो तो हमारी सोसाइटी में जाने कितने रेपिस्ट, चोर उचक्के, मर्डरर घूम रहे हैं, ओवरऑल सोशल इंस्टेबिलिटी फैला रखी है, वो तो चलो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं सेम सेक्स मैरिज में लोगों की भौवें खड़ी हो जाती हैं, हाय राम ये क्या हो गया, हाय हाय ये क्या हो गया। ये सब हाय हाय बहुत होने लगता है इंडिया में, जो कि नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों की ब्रॉड अप्रोच होनी चाहिए, और अगर जुडिशरी इस चीज़ के ऊपर ठप्पा मार देगी ना तो फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। एक्चुअली जुडिशरी ने ठप्पा मार दिया है। अगर केंद्र की सरकार एक नियम पारित कर देती है बाकायदे पार्लियामेंट से, हमारी संसद से, और ये बोल दिया जाता है
कि सेम सेक्स मैरिज लीगल है तो ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। फिर पुलिस को उस नियम कानून के हिसाब से इन कपल्स को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। और इन कपल्स की शादी में प्रॉब्लम क्या है यार? ऐसा तो है नहीं कि वो आपके घर में घुस के आपको कुछ परेशान कर रहे हैं, वो अपने घर में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हु आर वी टू इंटरफियर इन देयर लाइफ? एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे इतनी सी बातें समझने में हमारे कंजर्वेटिव सोसाइटी में लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुल मिलाकर ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल ने बोला है कि भाई इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दो, ये ठीक नहीं है। इमीडिएट बेसिस पे इनके लिए कुछ होना चाहिए। अगर आप देखो तो दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है, जैसे इंटरनेशनली एक मूवमेंट चला है, ठीक है, गे, लेस्बियंस, बाइसेक्सुअल, एलजीबीटी कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, एलजीबीटी क्यूआईए प्लस बोल लीजिए, इसमें क्यूएर्स भी आ गए, इंटरसेक्स भी आ गए। तो ये जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है, इसके फेवर में पूरी दुनिया में मूवमेंट चला है, इंक्लूडिंग इंडिया। और जिस प्रकार से रिसेंटली हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं, एक बात तो देखिए यहाँ पे तय हो गई है कि सबको ये लग रहा था कि जल्दी ही इनको मैरिज का भी फॉर्मल ठप्पा लेजिस्लेशन से मिल जाएगा, बट कहीं ना कहीं इंडिया में मिलने में थोड़ी देरी हो रही है। अब देखें क्या कुछ और ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ठप्पा इनको मिल चुका है। तो साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। 2005 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस है साउथ अफ्रीका का, उनका एक केस था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड अनदर वर्सेस फॉरी एंड अनदर। दूसरा एक केस था लेस्बियन एंड गे इक्वालिटी प्रोजेक्ट एंड 18 अदर्स वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड अदर्स। ये दो केसेस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका ने क्या बोला कि भाई ये जो मैरिज की कॉमन परिभाषा थी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बोलती थी अ यूनियन ऑफ वन मैन विद वन वुमन। इन्होंने बोला ये परिभाषा गलत है और इस परिभाषा को बदलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका ने 12 महीने का समय दिया पार्लियामेंट ऑफ साउथ अफ्रीका को। पार्लियामेंट ऑफ साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने बोला कि भैया ये जो आपका मैरिज एक्ट 25 है ना 1961 का, इसको बदलो और इसको बदल के इसमें सूटेबल चेंजेस करो, ठीक है। तो और हस्बैंड की जगह और स्पाउस भी जोड़ो, और स्पाउस में कोई भी स्पाउस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्पाउस का मतलब कंजर्वेटिव टर्म्स में क्या लिया जाएगा, तो एक मैन के लिए स्पाउस होगा उसकी वाइफ, ठीक है, उसकी बीवी जो कि एक फीमेल होगी। एक फीमेल के लिए स्पाउस होगा हस्बैंड जो कि मेल होगा। लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल वाला हिसाब खत्म हो गया। स्पाउस मतलब आपका पार्टनर। अभी वो पार्टनर कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, क्यूर हो सकता है, इंटरसेक्स, गे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर आप देखो इस वर्डिक्ट के चलते साउथ अफ्रीका में जो सिविल यूनियन एक्ट था 2006 का, वो इनैक्ट हुआ। और अब भाई 18 साल से ज्यादा के लोग बाई वे ऑफ मैरिज, चाहे वो लड़का हो, लड़कियां हो, या दो लड़के, या कोई एक क्वेयर, एक इंटरसेक्स, ये आपस में शादी कर सकते हैं। ये तो साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लिया। 2007 में ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, तो भाई 2007 में ऑस्ट्रेलिया में द रिफॉर्म्स टू सिविल राइट्स ऑफ क्वीर कम्युनिटी वाज प्रमोटेड बाय ऑनरेबल माइकल किरबाई, द देन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उस समय पर माइकल किरबाई ये जज थे हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया को चिट्ठी लिखी और उन्होंने बोला कि भाई इनका जो गे पार्टनर है पिछले 38 सालों से, इसको जुडिशियल पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएं। पहले तो फेडरल गवर्नमेंट ने अपोज किया, ठीक है। बाद में आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया में भी सेम सेक्स रिलेशनशिप, इक्वल ट्रीटमेंट इन कॉमनवेल्थ लॉस, जनरल लॉ रिफॉर्म एक्ट 2008 लेके आया गया, जिसके चलते कहा गया कि भाई जो नॉर्मल बेनिफिट्स एक कपल को मिलते हैं जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है, वही बेनिफिट सेम सेक्स कपल्स को भी दिए जाएंगे, चाहे सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे टैक्सेशन हो। सिमिलरली इंग्लैंड और वेल्स में भी मैरिज सेम सेक्स कपल्स एक्ट 2013 ने सेम सेक्स कपल की शादी को अलाउ कर दिया है सिविल सेरेमनीज के थ्रू, रिलीजियस राइट्स के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के देश हैं जो कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजों को अप्रूवल दे रहे हैं। 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसने भी ये बोला कि भाई सेम सेक्स कपल्स शादी कर सकते हैं, दे हैव अ फंडामेंटल राइट टू मैरी ईच अदर। वहां पे भी एक केस है ओबरजेफिल वर्सेस हॉजेस, जिसमें ये बोला गया कि भाई अपोजिट सेक्स मैरिजेस जितनी सही मानी जाती हैं, जितनी नॉर्मल मानी जाती हैं, उतनी ही नॉर्मल सेम सेक्स मैरिज भी मानी जाएंगी यूएसए के अंदर, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएसए ने यह भी बोला कि अगर आप सेम सेक्स कपल्स को मैरिज राइट्स डिनाई कर रहे हो तो आप उन्हें ग्रेव और कंटिन्यूइंग हार्म कर रहे हो, उनके प्रति डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हो और उनको सबऑर्डिनेट दिखा रहे हो, जो कि सही नहीं है। तो एलजीबीटीक्यूआईए के अगेंस्ट अनइक्वल लॉज नहीं हो सकते, ये यूएस में बोल दिया गया। तो कितने एग्जाम्पल आ गए आपके सामने, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये सारी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे जो सोचने का थॉट प्रोसेस है वो आप कह सकते हो कि काफी हद तक बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुका है। अब इंडिया में थॉट प्रोसेस उतना ज्यादा मॉडर्न हुआ नहीं। बात करते हैं इंडिया के क्या हालात चल रहे हैं अभी। तो
इंडिया में अगर मैरिजेस को सोलोमनाइज करने की बात की जाए, सोलोमनाइज करना मतलब कि आपने प्रॉपर मंत्र या फिर पूजा वूजा करवा के अपनी मैरिज को लीगल कर दिया। होता है ना कि हर धर्म में, ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में पूजा होगी, मुस्लिम धर्म में काजी साहब आएंगे, तो अलग अलग तरीके हैं अलग अलग धर्म में मैरिज को सोलोमनाइज करने के। नियम कानून कौन कौन से हैं मैरिज को सोलोमनाइज करने के लिए इंडिया में? तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर तो आप अपनी मैरिज रजिस्टर करोगे। क्रिश्चियन है आप तो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के अंदर करेंगे। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अंदर करेंगे। एक और एक्ट है जो बहुत सेक्युलर है, जो कि हर धर्म के इंसान को अपनी मैरिज रजिस्टर करने की परमिशन देता है और इंटरधर्मिक जो शादी है उसमें भी परमिशन देता है। बताइए कौन सा मैरिज एक्ट है, नीचे कमेंट बॉक्स में। अब समझिए, इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो सेम सेक्स और क्वेयर मैरिजेस इन एक्ट में तो भाई देखिए मेंशन नहीं की गई हैं, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं इन्फ्रेंस देखोगे तो इन्फ्रेंस के थ्रू कहीं ना कहीं जुडिशरी ने थोड़ी सी यहाँ पे इनोवेशन दिखाया। फॉर एग्जाम्पल एक केस है अरुण कुमारानंद सीरजा वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अदर्स। इस केस का नंबर लिखा है उतना जरूरी नहीं है। ओके, यहाँ पे जो मदुरई बेंच थी हाई कोर्ट ऑफ मद्रास की, उन्होंने एक जबरदस्त इंटरप्रिटेशन किया। किसका? हिंदू मैरिज एक्ट का। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये जो ब्राइड नाम का शब्द है, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि इस ब्राइड नाम के शब्द के अंदर ट्रांस वुमेन और इंटरसेक्स पर्सन्स भी वुमेन की तरह आइडेंटिफाई की जाएंगे। अब समझिए, एक आदमी और एक औरत की शादी हो रही है, लेडी को यहाँ पे ब्राइड बोला जा रहा है। अभी ब्राइड के मतलब में ट्रांस वुमेन और इंटरसेक्स भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ना कि ऑलमोस्ट ये एलजीबीटी कम्युनिटी वाली जो शादी होती है, इसको यहाँ पे एक फॉर्मल अप्रूवल दे रही है मदुरई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। ये काफी बड़ा डिसीजन था वैसे, मैं आपको एक बात बताऊं, दिस वाज अ वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो कुल मिला के यहाँ पे जुडिशरी कई बार हमारे प्रेजेंट मैरिज एक्ट के अंदर सेम सेक्स मैरिज को सही मान रही है, ठीक है ना, उसको गलत नहीं बोल रही है। फिर आप देखो कि इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू अ मैरिज सोलोमनाइज्ड बिटवीन अ मेल एंड अ ट्रांस वुमन। अभी मेल और ट्रांस वुमन आप कह सकते हो सेम सेक्स तो नहीं है एग्जैक्टली, बट ठीक है, मेल और वुमेन नहीं है, इतना समझ लीजिए। तो मेल और ट्रांसमिशन के बीच की अगर कोई मैरिज सोलोमनाइज हो रही है हिंदू रिलीजन के अंदर, और अगर वो दोनों लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, तो वो जो मैरिज है वो वैलिड मानी जाएगी। मतलब कि एक मेल और एक ट्रांस वुमन ने शादी की, ट्रांस वुमन भी हिंदू धर्म को फॉलो करती है, मेल भी हिंदू धर्म को फॉलो करती है, तो यहाँ पे मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये जो मैरिज है वो वैलिड है। समझ गया बात को? तो कहीं ना कहीं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का यहाँ पे एक बहुत प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन हुआ, वेरी प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और ये जो जजमेंट था मद्रास हाई कोर्ट का, कहीं ना कहीं इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजमेंट था शफिन जहान वर्सेस अशोकन केम एंड अदर्स वाला, यहाँ के व्यू पॉइंट्स को उठा के कहीं ना कहीं हाई कोर्ट वाला जजमेंट दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट का जो शफिन जहान वर्सेस अशोकन केम एंड अदर्स वाला केस है, इसमें क्या बोला गया? The right to choose and marry a partner was considered to be a constitutionally guaranteed freedom. By doing so, the Supreme Court held that the intimacies of marriage lie within a core zone of privacy which is inviolable, and the society has no role in play in determining our choice of partners. क्या बोला जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट शफिन जहान वर्सेस अशोकन केम में ये बोल रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन अगर दूसरे पर्टिकुलर पर्सन से शादी कर रहा है, तो वो किससे शादी करना चाहता है, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फ्रीडम है। वो अपने घर की प्राइवेसी के अंदर अपनी मैरिज की इंटीमेसीज को किस प्रकार से डिसाइड करेगा, इसमें सोसाइटी का कोई भी लेना देना नहीं है। सोसाइटी हैज नो रोल टू प्ले इन इट, और ना ही सोसाइटी इस बात को डिसाइड कर सकती है कि हमारा पार्टनर कौन होगा, हम किसे एज अ पार्टनर चुनेंगे। अब वैसे तो ये जुडिशरी के जजमेंट्स हैं, ग्राउंड लेवल पे तो आप सबको पता है कि लड़कियों को और कभी कभी लड़कों को भी फोर्स किया जाता है कि भाई आप इससे शादी कर लो, आप उससे शादी कर लो, जबरदस्ती। ज्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा बहुत होता है। ओके, तो एक लड़की किसी लड़के से शादी करेगी, इस बात को लेके बहुत ज्यादा प्रेशर होता है लड़कियों के ऊपर। तो यहाँ तो एक लड़की की लड़की से या एक लड़के के लड़के से शादी की बात हो रही है, तो घरों में तो केओस सा फैल जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी सोसाइटी में। एक मूवी भी आई थी, पता नहीं किसकी, आयुष्मान खुराना और वो जीतू भैया वाला कोई जो कैरेक्टर है, मैं नाम भूल गया उस मूवी का। तो अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अगर आप इस सुप्रीम कोर्ट के शाफिन जहान और वो जो मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच वाले जजमेंट्स को अगर दोनों को मिला के देखो, तो क्या पता चल जाएगा? इससे पता चल जाएगा कि इट इज एपरेंट that any legal and statutory bar to same-sex and queer marriages must necessarily be held to be unconstitutional and specifically violative of Article 14, 15, 21 of the Constitution. कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी प्रकार से मैरिज के अंदर आप कोई रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो,
कौन सी मैरिज को? सेम सेक्स मैरिज को या क्वेयर मैरिजेस को। तो दिस इज क्लियर कट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये जो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि जो मैरिज है ये एक बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन का मिलन है, ये भारत सरकार का स्टैंड ही यहाँ पे गलत साबित कर दिया गया है। ओके, फिर यहाँ पे हिंदू जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, जहाँ पे तमिलनाडु के अंदर द्रविडियन मूवमेंट्स के अंदर शादी की गई और वहाँ पे शादी में ये जो अलग अलग प्रकार के विधि विधान थे कि हवन कुंड के अंदर आहुति देंगे, इस सब तरीके की चीज़ों को बंद किया गया। कहीं ना कहीं सिंपल प्रकार की शादी की गई जहाँ पे सिर्फ मंगलसूत्र पहनाना या माला डालना ही शादी को मतलब सही कर देगा। तो उस प्रकार से एलजीबीटी के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे बहुत प्रोग्रेसिवली बात की जा रही है। फिर एंड में ये भी बोला जा रहा है कि भाई 29 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल कर दिया गया है, तो इंडिया यहाँ पे पीछे क्यों है? तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, मैं बोलूँगा काफ़ी प्रोग्रेसिव पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे। मनुराज सुन मुगा सुंदरम ने, स्पोक्स पर्सन है ये, द्रविड़ मुनित्र कजागम के और एडवोकेट हैं हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के अंदर। ठीक है भाई, तो अच्छा आर्टिकल था। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अगले आर्टिकल को थोड़ा जल्दी खत्म करता हूँ क्योंकि सब रिपीटेड पॉइंट्स है। व्हाट नीड्स टू बी डन विद वैक्सीन्स, पॉलिसी अप्रोचेस मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द अचीवमेंट ऑफ हेल्थ गोल्स एंड एग्जीजेंसी ऑफ सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं। ठीक है, क्या स्टैटिस्टिक्स है? जो वैक्सीन अभी के लिए कोरोना वायरस के लिए दी जा रही है दुनिया भर में, कहीं ना कहीं इनको इफेक्टिव समझा जा रहा है अगेंस्ट सीरियस इलनेस एंड डेथ। अब यहाँ पे 9 जून को एक आर्टिकल छपा है नेचर मेडिसिन के अंदर, और ये आर्टिकल एनालिसिस करता है यूनाइटेड किंगडम से आए हुए कुछ डाटा को। ये डाटा कलेक्ट किया गया बिटवीन 1 दिसंबर 2020 एंड 30 अप्रैल 2021। आपको पता है कि इंग्लैंड का जो वेरिएंट था, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो कि बहुत ज़्यादा फैल रहा था कोरोना वायरस का, इसको बोला गया अल्फा वेरिएंट। अल्फा वेरिएंट के अगेंस्ट एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कितनी एफिशिएंसी दिखा रही है? तो पहले डोज के साथ 64% और 2 डोजेस के साथ 79% इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट सीवियर इलनेस एंड डेथ। मतलब कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 अप्रैल 2021 तक जो भी अल्फा वेरिएंट इंग्लैंड के अंदर फैला, उसके अगेंस्ट अगर कोविशील्ड की वैक्सीन दी गई है लोगों को, तो वो वैक्सीन पहले डोज के बाद इफेक्टिवली दिखा रही है 64% की, 64% के, दूसरे डोज के बाद दिखा रही है 79% की। ओके, इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट सीवियर इलनेस एंड डेथ। याद रखिएगा, इन्फेक्शन आप तब भी होगा आपको, लेकिन इन्फेक्शन होने के बाद सीवियर इलनेस या डेथ नहीं होगी, इतनी तो एफिशिएंसी इनकी दिख रही है। फिर इसी आर्टिकल में यह भी लिखा था कि अगर SARS-CoV-2 के साथ एक पहले भी इन्फेक्शन हो चुका है पर्टिकुलर पर्सन को और उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसको री इन्फेक्शन से बचाएगी। ये सब देखिए रिपीटेड बातें हैं, पहले हम लोग बात कर चुके हैं। फिर 14 जून को कुछ डाटा निकल के आया पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने एक और रिपोर्ट पब्लिश की 14 जून को, और इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या बोला कि ये जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, ये पहली डोज के बाद 71% एफिशिएंसी दिखा रही है और 2 डोजेस के बाद 92% एफिशिएंसी दिखा रही है इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू डेल्टा वेरिएंट। तो अगर आप डेल्टा वेरिएंट से अफेक्टेड हो, डेल्टा वेरिएंट मतलब वो वेरिएंट जिसने इंडिया में बहुत सारे केसेस किए, तो इस वेरिएंट की वजह से आप हॉस्पिटलाइज नहीं होगे। एक डोज के बाद इसके 71% चांसेस हैं और 2 डोजेस के बाद इसके 92% चांसेस हैं। अब इंडिया में जो लोग भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिख रहे हैं, मैं बता दूं, डॉक्टर गगनदीप कांग, ये प्रोफेसर हैं, वेलकम ट्रस्ट रिसर्चर, लेबोरेटरी पे, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्योर में। अभी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्योर की बात हो रही है, तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्योर के ही कुछ टेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पे बताए जाएंगे। तो ये जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्योर तमिलनाडु में है, इसने क्या किया कि भाई जनवरी 21 2021 से अप्रैल 30 2021 के बीच में जो 8,991 मेडिकल स्टाफ को यहाँ पे वैक्सीनेशन दी, इनको कहीं ना कहीं इन्होंने स्टडी किया गया और इन सबको जो वैक्सीनेशन मिली है वो ज़्यादातर कोविशील्ड में मिली है। अभी वैक्सीनेशन के बाद ये जो स्टाफ था, हेल्थ स्टाफ, इसका जो प्रोटेक्टिव रेट था वो था 92%। मतलब कि ये जो हेल्थ स्टाफ है, इसको जब वैक्सीनेशन दी गई तो 92% केसेस में इनको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी और 94% केसेस में इनको इंटेंसिव केयर की सपोर्ट नहीं पड़ी अगर मान लो कोरोना से इन्फेक्ट हो जाते। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि भाई 10% लोगों इन्फेक्ट हो गए यहाँ पे, मतलब अगर 100 लोगों को यहाँ पे वैक्सीन दी गई है तो 10 लोगों को यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, भले वो वैक्सीन लेके बैठे थे। तो कुल मिला के वैक्सीन पूरी तरीके से आपके इन्फेक्शन को नहीं रोकेगी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, बट डेफिनेटली आपकी ऑक्सीजन की जरूरत को और इंटेंसिव केयर की जरूरत को रोक देगी। मतलब आपकी नेचुरल इम्यूनिटी इतनी बना देगी कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली कोरोना वायरस से लड़ लेगी। अब उस समय पे अगर आप देखो
जब ये स्टडी करवाई गई तो उस लेवल की जेनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुई है, तो एक बात ये बोल पाना कि एक्चुअली में ये स्टडी डेल्टा वेरिएंट स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ये बात कंफर्म नहीं है। बट ज्यादातर जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन उस समय पे हो रहे थे, जिस समय पे ये स्टडी हुई, वो ज्यादातर डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही थे। कुल मिला के यूनाइटेड किंगडम का और इंडिया से जो डाटा इकट्ठा किया गया कोविशील्ड की परफॉर्मेंस को लेके, वो ये बता रहा है कि डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट भी जो कोविशील्ड नाम की दवाई है ये इफेक्टिव हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट ये दवाई इफेक्टिव नहीं है। ये एक डाटा है जो कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने प्रोवाइड किया है। कुछ और डाटाज भी आए हैं जिन्होंने ये बोला है कि जो कोविशील्ड की वैक्सीन है वो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव उतनी नहीं है। तो यहाँ पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का डाटा बोल रहा है इफेक्टिव है, और बहुत सारे डाटा बोलते हैं कि इफेक्टिव नहीं है। अभी डाटा में भी अलग अलग प्रकार की स्टडी से अलग अलग हिसाब के, आप कह सकते हो, व्यू पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। तो अभी के लिए हमको जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि वैक्सीन कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है अलग अलग म्यूटेंट्स के अगेंस्ट, उसके अंदर रिसर्च होनी चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है। अलग अलग स्टेजेस ऑफ द पैंडेमिक में वैक्सीन कैसे परफॉर्म करेंगी, किस हद तक वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी डिजीज से, इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। फिर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक हेल्थ से, चूंकि हमको ये पता है कि आगे आने वाले समय में वैक्सीन इलनेस कम कर सकती हैं, इसलिए ज़रूरी ये है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन दो ताकि सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी बढ़े, सोशल इंटरेक्शन बढ़े। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे एड्रेस होने चाहिए। आपको पता है वैक्सीन कम सप्लाई में, ज़्यादा वैक्सीन चाहिए ताकि जल्दी जल्दी लोगों को वैक्सीन दी जा सके। केवल बूढ़ों को या फिर यंग पर्सन को नहीं, जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन दी जा सके। इंडिया में पहले 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन करने का प्लान बनाया गया था, फिर सबके लिए वैक्सीनेशन खोल दी गई। अब सबके लिए दवाई है नहीं, तो धीरे धीरे सबको वैक्सीनेशन मिली। देखिए ये सब जो पॉइंट बताए जा रहे हैं ना, सब रिपीटेड है। अभी रिपीटेड पॉइंट है तो मैं आपको नया क्या बता दूं। फिर इस आर्टिकल में ये भी बताया जा रहा था कि जब पुराने वेरिएंट्स फैल रहे थे कोरोना वायरस के, तो उस समय पे ये वैक्सीन इफेक्टिव दिख रही थी। और ये भी बोला जा रहा था कि भाई बहुत बड़े, अगर आप क्राउड को वैक्सीनेट नहीं भी करोगे, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को आप वैक्सीनेट कर दोगे, तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस रुक जाएगा। 30 से 40-50% लोगों को भी अगर वैक्सीन मिल जाएगी, चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन जब ये नया वेरिएंट फैल रहा है कोरोना वायरस का, इससे एक बात क्लियर हो गई है कि भाई 85% ऑफ द पॉपुलेशन को आपको वैक्सीनेशन देना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आप इस कोरोना वायरस के बवाल को रोक पाओगे। बस ऑब्वियसली बात है, उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जो ज़्यादा उम्र के हैं, उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जो कि डायबिटीज़ मेलिटस या फिर हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ये सब चीज़ें भी यहाँ पे बताई जा रही हैं। ओके, तो ये सब बातें हैं यहाँ पे अगर आप देखो तो यूके से भी कुछ डाटा निकल के आया है। यूके की अगर बात की जाए तो स्टडी ये बताती है कि अगर एक डोज अगर आपको कोविशील्ड की मिलती है, तो उसे एक डोज की कोविशील्ड का जो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिवनेस है वो 71% है, और 2 डोजेस का 92% है। तो अब ऐसे केसेस में भले ही जो इफेक्टिविटी है वो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट थोड़ी कम नजर आ रही है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा वेरिएंट, जो कि ऑब्वियस ही बात है, अल्फा वेरिएंट के अगेंस्ट जो कोरोना वायरस की कोविशील्ड की वैक्सीन थी ज़्यादा इफेक्टिव थी, डेल्टा वेरिएंट थोड़ा ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है। तो अब भले ही इफेक्टिविटी यहाँ पे कम हो अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट कोविशील्ड की, बट फिर भी थोड़ी बहुत तो है ना। और चूंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं बीमारी से, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन एक बड़े स्केल पे देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यह बोला गया कि जो कोविन ऐप है, इस पे जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उसके चलते लोगों का रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, उनके स्लॉट्स नहीं बुक हो पाते हैं। तो एक कोविन ऐप की वजह से कोई अगर ऑनलाइन चीज़ें चलाना नहीं जानता, ऐप चलाना नहीं जानता, तो उसको वैक्सीनेशन ना मिले, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि कोविन ऐप की कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। फॉर एग्जांपल, कोविन ऐप में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो जब आप वैक्सीन लगवाने जाओगे तो बड़े आराम से आपको वैक्सीन लग जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, क्योंकि उतने ही स्लॉट्स होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ प्रॉब्लम ऐप की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम वैक्सीन की सप्लाई की है। लिमिटेड वैक्सीन है, तो अभी लिमिटेड वैक्सीन होगी, तो जब आप देखिए 10 चीज़ों के लिए अगर 1000 लोग बुक करेंगे, तो कहीं ना कहीं जल्दी तो मचेगी। पहले होता था ना कि तत्काल टिकट बुकिंग होती थी IRCTC पे, तो सुबह सुबह बैठ जाते थे, अपना नंबर लगा के तुरंत हो जाए भाई, तुरंत बुक कर लें। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ वैक्सीन में भी हो रहा है, सीटें कम है, बुक करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो प्रॉब्लम तो देखिए यहाँ पे होगी। तो वही सब रिपीटेड आर्टिकल है, कुछ खास यहाँ पे नया नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं कोल्ड पीस की। ये अभी रिसेंटली यूएस और रशिया के बीच में एक जेनेवा एग्रीमेंट हुआ है। एक प्रैग्मेटिक टोन, एक प्रैग्मेटिक डिसीजन। देखिए जेनेवा समिट हुआ, यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन और रशियन काउंटरपार्ट व्लादिमीर पुतिन मिले वेडनेसडे को। एक प्रैग्मेटिक टोन यहाँ पे सेटअप की है। पहले अगर आप बाइडन की बात करो तो बाइडन ओपनली मिस्टर पुतिन को एक हत्यारा बुला चुके हैं, किलर बुला चुके हैं, और जो कहीं ना कहीं रिश्ते हैं इन दोनों लोगों के बीच में वो बहुत ही ज्यादा नीचे चले गए। कोल्ड वॉर के बाद से अगर आप देखोगे तो रिश्ते यूएस और रशिया के बहुत ज्यादा खराब हो गए। यूएस लगातार रशिया के ऊपर इल्जाम लगाता है कि रशिया यूएस के इलेक्शंस में इंटरफेयर करता है। रशिया ने कहीं ना कहीं साइबर अटैक किए यूएसए के ऊपर, और बहुत हद तक ये बात सही भी है।
रशिया सपोर्टेड साइबर ग्रुप्स ने यूएस के ऊपर साइबर अटैक किए हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट की है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप देखो तो यूएसए रशिया के ऊपर यह भी इल्जाम लगाता है कि रशिया इंटरनल डिसेंट को नहीं सुनता है। आपको पता है ना कि व्लादिमीर पुतिन बहुत लंबे समय से राष्ट्रपति हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो प्रॉपर फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं होते हैं रशिया के अंदर। व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे अपने उल्टे सीधे टैक्टिक्स लगा के इलेक्शन बार बार जीत जाते हैं और पावर में बने हुए हैं, और अमेरिका बोलता है कि ये गलत है, तो प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है, नाम का राष्ट्रपति है, ये डिक्टेटरशिप चला रहा है। और इसी बात को लेकर रशिया अमेरिका को क्रिटिसाइज करता है कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी वो इंटरवेंशनिस्ट है, मतलब कि यूएसए बिना मतलब रशिया के इंटरनल इश्यूज में इंटरफेयर कर रहा है। तो डिफरेंसेस काफी हैं इन दोनों लीडर्स के बीच में। तो डिप्लोमेसी से चीजें सॉल्व होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो जेनेवा समिट हुई है यहाँ पे थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी नजर आई है, और ये डिप्लोमेसी नजर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों पावर्स बिल्कुल खुले आम एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगेंगे, इनके लीडर्स एक दूसरे को सुनाने लगेंगे, तो चीजें उससे बन नहीं पाएंगी। बाइडेन ने यहाँ पे एक प्रेडिक्टेबल और रैशनल एंगेजमेंट की बात की है। पुतिन ने बोला कि ठीक है भाई, रिश्ते हैं, हमारे रिश्ते प्राइमरली प्रैग्मेटिक हैं। प्रैग्मेटिक इन द सेंस मतलब प्रैग्मेटिक होने भी चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो रिश्ते होते हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपका दूसरे से क्या फायदा निकल रहा है। जैसे कि बिजनेसमैन में होता है ना कि बिजनेसमैन में भले ही दो लोग एक दूसरे से बिल्कुल जानी दुश्मन एक दूसरे की शकल देखना ना पसंद करते हो, लेकिन जब पैसों का फायदा है, अगर ट्रेड से फायदा हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो पहले आपने देखा होगा अप्रैल 2021 में न्यूज निकल के आ रही थी कि यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर, तो रशिया ने बोला कि हम यूएस के 10 डिप्लोमेट्स को निकाल देंगे। तो इस प्रकार से एक दूसरे के अगेंस्ट ये लोग एक्शंस ले रहे थे। कहीं ना कहीं अब जब दोनों ने बैठ के बातचीत की है तो ये बोला गया कि ठीक है भाई, तुम्हारी एम्बेसीज की जो एम्बेसडर्स हैं उनको वापस भेजा जाएगा। एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी डायलॉग की बात की गई, आर्म्स कंट्रोल्स मेजर्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। कुल मिला के इंगेजमेंट बढ़ाने की और टेंशन कम करने की कोशिश करेंगे। अब आप बात समझने की कोशिश करो, यूएस और रशिया के जो रिश्ते हैं ना, इनमें कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। स्ट्रक्चरल इश्यूज ये हैं कि एक समय पे एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। सोवियत यूनियन एक तरफ था, यूएसए एक तरफ था। एक कैपिटलिज्म का फ्लैग बेरर था, एक सोशलिज्म का फ्लैग बेरर था। अब जब सोवियत यूनियन गिरने के बाद रशिया कुछ समय के लिए ठंडा पड़ गया, और उसके बाद आप देखोगे कि कहीं ना कहीं यूएसए अगर शांत बैठ जाता तो चीजें ठीक रहती हैं। अब यूएस यहाँ पे, रशिया यहाँ पे, बीच में यूरोप है इतना बड़ा। अभी यूरोप में यहाँ पे ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स हैं। ये जो ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स हैं ये रशिया के साथ बाउंड्री लगाते हैं। अभी इन ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स की पॉलिटिक्स के अंदर यूएसए जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करता है। तो रशिया बोलेगा ना कि भाई तुम इस ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स के अंदर इतना ज्यादा इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन के अंदर एक हद से ज्यादा वेस्टर्न पावर्स ने, स्पेसिफिकली यूएस ने इंटरफेयर किया। ये रशिया को पसंद आएगा? ऑब्वियस सी बात है, रशिया को पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत लंबे समय तक रशिया फिर भी चुप रहा, और यूएसए लगातार ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। एक समय के बाद रशिया का दिमाग खराब हो गया, व्लादिमीर पुतिन पावर में थे। जब 2008 जॉर्जिया का वॉर खत्म हुआ, उसके बाद चीजें कहीं ना कहीं बदलने लगी। उसके बाद रशिया कहीं ना कहीं बहुत असर्टिव होने लगा, और 2014 में आएगा क्रीमिया का एनेक्सेशन। क्रीमिया किसका पार्ट था? यूक्रेन का पार्ट था, और क्रीमिया को रशिया ने कब्जा लिया, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद वेस्टर्न सैंक्शंस लग गए, लेकिन देखिए सैंक्शंस ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। सैंक्शंस के नाम पे तो आज तक ईरान को नहीं झुका पाया यूएसए, तो रशिया को क्या ही झुकाएगा। रशिया भले ही आज की डेट में सोवियत यूनियन जितना पावरफुल नहीं है, बट वो फिर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। समझ गया? तो अब रशिया भी कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेटेजिक स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएसए को पुश बैक कर रहा है। ओके, तो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स में ये जो जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस है यूएसए की, ये रशिया को पसंद नहीं आ रही। तो रशिया किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है? तो रशियन इंटेलिजेंस यूनिट ने साइबर अटैक चलाए, एक ऑनलाइन कैंपेन चला दिया डोनाल्ड ट्रम्प के फेवर में और हिलरी क्लिंटन के अगेंस्ट में। हिलरी क्लिंटन हार गई। आपको पता होना चाहिए कि जो रशियन प्रेसिडेंट था व्लादिमीर पुतिन और हिलरी क्लिंटन, इन दोनों के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं थे। दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। हिलरी क्लिंटन पुतिन के अगेंस्ट बोलती थी, पुतिन हिलरी क्लिंटन के अगेंस्ट बोलता था। और जब डोनाल्ड ट्रम्प जीता था तो पिछली बार फर्स्ट टाइम में, तो उसके अगेंस्ट कौन था? हिलरी क्लिंटन थी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प को जिताने में ऐसा बोला जाता है कि रशिया का बहुत बड़ा हाथ था। रशिया ने एक प्रॉपर ऑनलाइन कैंपेन चलाया था जिससे डोनाल्ड ट्रम्प की पॉपुलैरिटी बढ़े और हिलरी क्लिंटन की पॉपुलैरिटी कम हो। इसीलिए अक्सर कर यूएसए इल्जाम लगाता रशिया के ऊपर कि रशिया इंटरफेयर कर रहा है उनके इलेक्शन प्रोसेस में, जबकि रशिया खुद तो डेमोक्रेटिक है नहीं। वहां तो व्लादिमीर पुतिन अपनी कुर्सी बैठे हैं। कुछ कंट्रीज एकदम बढ़िया है, रशिया चाइना जैसी, एक ही लीडर है, वो लीडर रहने वाला है। वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, जो बाइडेन आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। इंडिया में तो फिर भी मोदी जी को डर रहता है कि भैया अगली बार कौन आ जाएगा। वहां कोई डर नहीं है, वहां पुतिन ही बैठेंगे पावर में, चाइना में शी जिनपिंग ही बैठेंगे। फिर आप देखोगे कि डेफिनेटली यहाँ पे
ये जो जेनेवा समिट हुई है इससे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रैग्मेटिक डील है। सामने सामने कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने के अलावा अगर सामने बैठ के एक दूसरे की बात कर पाए, वही अपने आप में बड़ी बात है। तो यूएस और रशिया दोनों के लिए यहाँ पे लेसन है। क्या लेसन है कि पहली बात तो रशिया के जो फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं उनमें एक लिमिट से ज़्यादा यूएसए को डरना नहीं चाहिए, ना ही यूएसए को इंटरफेयर करना चाहिए। रशिया अपने हित के हिसाब से सोचेगा, उसमें कुछ गलत नहीं है। ओके, खास बात यह भी है कि रशिया भले ही इकोनॉमी वाइज उतना ताकतवर नहीं रहा है, बट फिर भी वो एक ग्रेट पावर है। उसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है आज की डेट में। तो अमेरिका का पूरी तरीके से रशिया के ऊपर डोमिनेट कर पाना ये लिटरली इम्पॉसिबल है। ये कोशिश भी ना करे अमेरिका। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रशिया को ये समझना पड़ेगा कि यूएसए के साथ और वेस्ट के साथ परमानेंट हॉस्टिलिटी करके कुछ ज्यादा हो नहीं पाएगा। एक्चुअली में रशिया कहीं ना कहीं इस बात को समझता है, बट यूएसए नहीं समझता। यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ये सोचती हैं कि वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा के, रशिया के ऊपर प्रेशर डाल के उसको दबा लेंगे, बट एक्चुअली में वो दबा नहीं पाएंगे। अलेक्सेई नावल्नी के इशू को उठा के दबा लेंगे, बट वो दबा नहीं पाएंगे। और यही रियलिटी है, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं फेयर असेसमेंट की। आज का आखिरी आर्टिकल है ये, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। देखते हैं एक दो नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या यहाँ पे बता रखे हैं। तो अब आपको पता है कि जो 12वीं कक्षा के मार्क्स हैं वो किस हिसाब से दिए जाएंगे। तो 10वीं कक्षा के आधार पर, 11वीं कक्षा के आधार पर, 12वीं कक्षा के आधार पर। 12वीं के प्री बोर्ड मिड टर्म रिजल्ट के हिसाब से, 10वीं के जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के जो एवरेज मार्क्स है उसको मान के, और 11वीं कक्षा के मार्क्स को मान के, फिर जो भी आपके थोड़े बहुत प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं उनको भी यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया जाएगा। कुछ और अच्छी चीज़ें भी बताई गई हैं कि भाई जब पेंडेमिक सही हो जाएगा, एग्जाम लेने की सिचुएशन आ जाएगी, तो बच्चे फिर से अलग से एग्जाम देके अगर अपने नंबर अच्छे करना चाहें तो कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखो तो सीबीएसई के प्लान को यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट करने में चैलेंजेस हैं। पहली बात तो यहाँ पे जो भी टेस्ट हुए हैं पहले 12th क्लास के, जिनके बेसिस पे आप यहाँ पे नंबर देने की बात कर रहे हो, उन टेस्ट में डिजिटल कनेक्टिविटी के बहुत सारे इश्यूज आए थे। ओके, और उस डिजिटल कनेक्टिविटी के इशू के चलते बहुत सारे बच्चों के स्कोर्स में प्रॉब्लम आई। अभी उन्हीं स्कोर के बेसिस पे 12वीं कक्षा के नंबर दे रहे हो तो वो लोग तो कोर्ट चले जाएंगे कि भाई उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी वजह से उनके नंबर कम हो गए और उसी के बेसिस पे उन्होंने 12वीं कक्षा का रिजल्ट निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाके खड़े हो जाएंगे कि हमारे साथ यहाँ पे नाइंसाफी हुई है। इसके एग्जाम्पल्स देखा जाए तो यूके से रिपोर्ट निकल के आ रही कि जो इन्फ्लुएंशियल पेरेंट्स हैं वो स्कूलों के ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई देखिए आपका जो इवैल्यूएशन सिस्टम है गलत है, तो चूंकि आपका इवैल्यूएशन सिस्टम गलत है तो लीगल डिस्प्यूट्स यहाँ पे शुरू हो रहे हैं। लीगल डिस्प्यूट्स मतलब कि अगर यूके में बोर्डों ने उनके बच्चों को अच्छे नंबर नहीं दिए तो किसी पर्टिकुलर इशू को उठा के ले जाके उनको सू कर देंगे कोर्ट में। और इश्यूज तो बहुत सारे हैं पेंडेमिक में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके 12th के जो भी ऑनलाइन सेशंस हुए थे, क्लासेस हुई थी, ऑनलाइन टेस्ट हुए थे, उन टेस्टों में आपका खराब रिजल्ट आया, उसके बेसिस पे अगर आप 12वीं कक्षा के नंबर बनाओगे और कल की डेट में कोई कोर्ट में जाके ये बोल रहा है कि हमारे टेस्ट में तो इतने खराब नंबर इसलिए आए थे क्योंकि हमारा इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा था, तो ये तो हमारे अगेंस्ट जा रहे। तो इस प्रकार के बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स आगे निकल के आ सकते हैं। तो जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है वो जिस प्रकार से भी रिजल्ट्स को बना रहा है, नंबर्स को कंपाइल कर रहा है, बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स और बहुत सारे आप कह सकते हो कि डिस्प्यूट्स आगे निकल के आएंगे। तो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी यहाँ पे बनाना जरूरी है, क्योंकि जब ये सीबीएसई बोर्ड 12वीं कक्षा का रिजल्ट निकालेगा ना, तो उन रिजल्ट्स के ऊपर बहुत सारे लोगों के क्लेम आएंगे कि ये रिजल्ट्स गलत हैं। तो ऐसे केसेस में उन क्लेम्स को डिस्पोज ऑफ कैसे करना ये समझना जरूरी है। और बहुत सारे जो स्टेट के बोर्ड्स हैं वो सीबीएसई के प्लान को देख रहे हैं। जब अपना सीबीएसई प्लान इंप्लीमेंट कर देगा और रिजल्ट्स निकाल देगा पहले के एग्जामों के आधार पर, तो उसके बाद स्टेट के बोर्ड भी कुछ उसी प्रकार के पैटर्न को अपनाएंगे। तो पैटर्न जितना ज़्यादा फ्लॉलेस होगा और जितना ज़्यादा परफेक्ट होगा उतना ही बढ़िया रहेगा। तो स्टेट बोर्ड्स भी उसको सही तरीके से फॉलो कर पाएंगे। कहीं ना कहीं बाद में स्टूडेंट्स के पास एक और लेवरेज होगा कि वो बाद में रिजल्ट एग्जाम देके अपने नंबरों को सुधार भी सकते हैं, और ओवरऑल एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म रहेगा। तो पोस्ट एग्जाम और पोस्ट रिजल्ट जो इश्यूज आएंगे वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। ये 4 आर्टिकल्स थे, चारों डिस्कस कर लिए दोस्तों आपके साथ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।